और टोरेंट से क्या सब्सिडी मिलेगी मुमरा वासियों को? दीवा की बात करें फैसिलिटीज़ की, तो आज भी दीवा शहर पूरा एक शहर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन नहीं है, जिसका खामियाजा मुमरा पुलिस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का भी जो है प्रेशर मुमरा पुलिस उठाती है। क्या लगता है दीवा में कोई पुलिस स्टेशन बनाना चाहिए या उसकी मांग आपने की है? जी, मैंने तो ये मेरे ख्याल से तख्ता पलट से पहले की बात है। हम लोग नंदनवन में साहब के बंगले पर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र अवार्ड साहब जब एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे 1995 में बने थे वो, तब से मेरे उनके ताल्लुकात रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुंबई टीवी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि काफ़ी डैशिंग हमारे साथ जो कार्यकर्ता है राजू अंसारी, उन्होंने काफ़ी सारे मुमरा के मुद्दों पर बात की थी, और साथ ही साथ अभी महाराष्ट्र की घमासान सियासत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बागी शिवसेना विधायक को अपने समर्थन में करके अपनी खुद की सरकार बनाया है, जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी ने। अब उसी के बाद ये देखना है कि थाने शहर में किस तरीके से बदलाव होता है, क्योंकि थाने को वो जो है काफ़ी रूबरू और काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और साथ ही साथ थाने के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनके टच में है। अगर बात करें जितेंद्र अवार्ड जी की, तो भले ही पार्टी अलग है, लेकिन रिलेशन अपनी जगह दोनों में मजबूत है। और साथ ही साथ राजू अंसारी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके विचार थोड़ा सा सुनेंगे कि मुख्यमंत्री जो है अभी चुने गए हैं एकनाथ शिंदे जी, उनको लेकर के वो क्या कहते हैं। सबसे पहले कैसी शुभकामनाएं रहेगी और क्या कहना चाहेंगे अपने थाने शहर से कोई सीएम बनाए? सबसे पहले तो मैं हमारे जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं एकनाथ जी शिंदे साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे थाने के बहुत ज़मीनी नेता हैं, जिन्हें थाने के बारे में भली भांति हर चीज़ का ज्ञान है। लाइक अ पाम ऑफ हिज हैंड वो पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, थाना की कौन सी समस्या है और उसका निवारण किस तरीके से हो सकता है, जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन भी उनके पास हैं। तो एक बहुत अच्छा नेता है हमारे को मिला है सीएम के तौर के ऊपर। हाँ, भले ही ठीक उनकी पार्टी जो है वो गलत, उनके साथ में जो पार्टी है बीजेपी की, हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, मगर हम कहीं ना कहीं एकनाथ जी शिंदे साहब का ज़रूर समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बंदा ऐसा है कि अगर हमने सही से उनको ब्रीफ कर दिया तो मुमरा कौशल के अंदर बहुत बड़े बड़े कामों कर ले जाएंगे। जैसे बड़े बड़े काम तो हो जाएंगे। फ़िलहाल अगर हम बात करें अभी हाल ही की, तो इनलैंड वाटरवेव्स को मंजूरी दे दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो प्रकल्प है ये आज से 5-6 साल पहले की ये बात है, जब सरकार जो है वो पहले शिवसेना और बीजेपी की ही थी। नितिन गडकरी साहब बम्बई आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये जो नए इनलैंड वाटरवेज है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिस तरीके से गोवा ने एक्सप्लोर किया है, जिस तरीके से और कंट्रीज़ में एक्सप्लोर किए जाते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो और दूसरी कोई कंट्रीज़ हो। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि जो खाड़ी के जो नदी होती हैं या जो खाड़ियाँ होती हैं, उन खाड़ियों को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जोग्राफिकली हमारा जो थाना डिस्ट्रिक्ट है ये बेहतरीन उसका एक उदाहरण है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। कल ही दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई एनआईए की, उस मीटिंग के अंदर नितिन गडकरी साहब ने ऐलान किया है कि मुमरा, थाना, दीवा, वसई विरार, मीरा भयंदर, ऐसे जितने भी खाड़ी को लग करके जो शहर हैं, इन शहर का एक यातायात का बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसको इनलैंड वाटरवेज जिस तरीके से हमारा मझगांव से और हमारा उल्वा से मांडवा के लिए जिस तरीके से पोर्ट बनाया गया और आज भी वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं। आप कभी कोकन जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वेस्वी पोर्ट है, बानकोट पोर्ट है, जिस पोर्ट के ज़रिए लोग अपनी गाड़ियों के साथ में नाव के अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पारसिक रेती बंदर है, जो मुमरा और कलवा का एक सेंटर है, वो एक अच्छा बड़ा हब बन सकता है दोनों तरफ जाने के लिए, चाहे हमें कल्याण, डोंबिवली, मानपाड़ा जाना हो, चाहे वसई विरार, मीरा भयंदर जाना हो, चाहे हमें काशी मीरा जाना हो, उसके लिए एक बहुत अच्छी हमारे पास सहूलियत है। हमारे पास एक जोग्राफिकल हमारे पास नदी है, जिसके ज़रिए से हम लोग उसको एक्सप्लोर करके हमारा जो मेन रोड्स जो हैं उसके ऊपर जो ट्रैफिक का जो तान बैठा हुआ है, जो एक ट्रैफिक का समस्या है, इसका कहीं ना कहीं निवारण हो सकता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। 5,000 करोड़ से ऊपर का सिविल हॉस्पिटल के लिए अभी बजट पास हुआ है, और कहा गया है कि सभी हॉस्पिटलों की रिमॉडलिंग अच्छे से होगी, कैसे कहेंगे? हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो तकरीबन 527 बेड का हॉस्पिटल था, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से, देखो आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक सिविल हॉस्पिटल होता है, तो हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट को भी एक सिविल हॉस्पिटल था, जिसमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं थी हेल्थ केयर को लेकर के, चाहे वो प्रसूति गृह हो, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो बर्न्स केयर हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशन वार्ड हो, अच्छा था। मगर जिस तरीके से थाना की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, आज हमारे थाने महानगर पालिका की आबादी तकरीबन 20 लाख के आसपास की है, हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट की आबादी तकरीबन 60 से 70 लाख की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए वो हॉस्पिटल नाकाफ़ी था, जिसके लिए सीएम साहब ने फ़ौरन ऑर्डर दिया है
तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये उन्होंने फ़ौरन सैंक्शन किया है। 900 बेड का ये हॉस्पिटल होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा जो कम्प्लीटली कैशलेस होगा। हर गरीब आदमी, गरीब हो अमीर हो, जो भी हमारे थाना का रहवासी है, थाने का उसके पास राशन कार्ड है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इलाज किया जाएगा उनका। और एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, इसी के साथ में हमारे पास 2 हॉस्पिटल और हैं। एक हमारा हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है और उसी के साथ में हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है। ये दोनों हॉस्पिटल जो है, क्योंकि ये थाने महानगर पालिका इनको चला रही थी, थाने महानगर पालिका कहीं ना कहीं आज कैश क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, जिसकी वजह से उसके जो खर्चे हैं, उसके जो मेंटेनेंस है वो हम पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ये कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं हम लोग कमिश्नर साहब को बोल करके हम एक प्रपोजल बनाना चाह रहे थे कि हम स्टेट गवर्नमेंट से मदद मांगे और स्टेट गवर्नमेंट इसके कुछ हिस्सों को अडॉप्ट कर लें, कुछ पैसों को अडॉप्ट कर लें, कुछ हॉस्पिटलों को अडॉप्ट कर लें और किस तरीके से हमें स्टेट गवर्नमेंट से इसके अंदर फाइनेंसिंग हो जाए। इसको हमारे सीएम साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि हमने जब ब्रीफिंग की है और बहुत जल्द इसके ऊपर वो डिसीजन लेने वाले हैं और डिसीजन मुझे मालूम है कि यही होगा कि वो इसे फ़ौरन अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कितना बड़ा फुटफॉल है, कितनी बड़ी हमारी जनता शिवाजी हॉस्पिटल में जा रही है, या हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जो भी नया बन के अभी निर्वाचित हुआ है, मगर अभी इसके अंदर सिर्फ प्रसूति गृह चल रहा है और अभी शायद अगले हफ्ते में हम लोग इसका डायलिसिस सेंटर चालू करने वाले हैं। मगर हम ये चाहेंगे इसको फुल फ्लेज हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो PGMLT हो, DMLT हो, ANM हो, GNM हो, पैथोलॉजिस्ट हो, ऑर्थो डॉक्टर्स हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमको डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस लगेंगे हमारे को। इसका उन लोगों का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट उसके जो खर्चे हैं उसका 50 to 60% खर्चा जो है वो उठा लेवे, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी आसानी होगी दोनों हॉस्पिटल को चलाने में। ये अगर गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट कर लेती है तो क्या लगता है कि प्राइवेट होगा ये सब हॉस्पिटल? नहीं, अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले तो प्राइवेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये प्राइवेट नहीं किया जा रहा था, इसे PPP तत्व के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपको बता दूं मैं कि हमारे शिवाजी महाराज रुग्णालय के अंदर हम लोग ने एक हार्ट केयर है और एक साथ में उसके साथ में हम लोग एक और चीज़ को हमने चालू किया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है, तो वो हार्ट केयर को जो है प्लैटिनम हॉस्पिटल ने PPP तत्व के ऊपर यूटिलाइज़ किया है। हमने उनको सिर्फ स्पेस दी है, उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट चालू किया, ICCU जिसे कहते हैं, और वो कैशलेस है, 0 पैसे के अंदर वहाँ पर लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। मैं हमारे तमाम उम्रा कोसा की जनता से अपील करूँगा कि अगर किसी को भी हार्ट के बारे में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे राब्ता कायम करें, मेरे पास आएँ। इंशाल्लाह अगर आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है तो मैं आपका वहाँ पर, चाहे वो एंजियोप्लास्टी करनी हो, चाहे वहाँ पर आपको बाईपास सर्जरी करनी हो, चाहे वो ओपन हार्ट सर्जरी करनी हो या पेसमेकर बैठाना हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम करवाने की कोशिश करूँगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम है PPP के तत्व के ऊपर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कुछ PPP पे काम कर सकते हैं। अच्छा, लोगों की मांग आ रही है कि ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग ये चाह रहे हैं कि ईस्टर्न फ्रीवे को गोविंडी और मानखुर में जो है कनेक्ट कर लेना चाहिए, तो क्या लोगों की इस बात को देखते हैं आप? एक्चुअली जब ये हमारी सरकार थी, हमने इसको हमारे UPA की सरकार में, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, और मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान साहब उस टाइम पे शायद चीफ मिनिस्टर थे, नहीं शायद विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने इसका प्रपोजल डाला था कि ईस्टर्न फ्रीवे जो है वो कोलाबा टू मुलुंड किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ कर दिया गया था, सेकंड फेज़ करना था, मगर हमारी सरकार टॉपल हो गई, सरकार शिवसेना BJP की आ गई और वो काम नहीं हो पाया। मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने ये प्रपोजल के अंदर हमने ये भी बात रखी है कि जो हमारा एक्सप्रेस फ्रीवे जो है वो कोलाबा से चालू होकर के मानखुर्द में आकर के शिवाजी नगर पे उतर जाता है, उसको वहाँ ना उतारते हुए अगर हमने उसको खींच करके मुलुंड तक अगर लेकर आ गए तो मैं समझता हूँ मुलुंड से बम्बई कोलाबा पहुँचना, अगर हमको थाना से साउथ मुंबई अगर जाना है तो विदिन 20 मिनट्स हम लोग पहुँच पाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ में अभी हमारा एक ऐरोली कटाई लिंक रोड जो है, जिसका काम बहुत तेज़ी से चालू है, जिसका फर्स्ट फेज़ मैं ये समझता हूँ कि विदिन ईयर हो जाएगा पूरा, और जैसे ये पूरा हो जाएगा तो भारत गेर से पहला फेज़ जो है वो चालू होगा। भारत गेर से टनल होते हुए ऐरोली के ऊपर से फ्लाईओवर होते हुए, फिर हमारा जो हार्बर लाइन का रेलवे उसके ऊपर ROB होते हुए, रेल ओवर ब्रिज होते हुए वो रास्ता जाकर के सीधा ऐरोली के नाके पर उतरेगा। वहाँ से ऐरोली का जो ब्रिज है, ऐरोली का जो क्रिक ब्रिज है, उसको कनेक्ट होगा। मैं ये समझता हूँ जब इतनी सारी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, कल्याण की, डोंबिवली की, मनपाड़ा की, बदलापुर की, अमरनाथ की, साथ में मुमरा कौसा की, तो वहाँ पर कंजेशन बढ़ने वाला है। तो हमारा ये भी एक प्रपोजल है कि जो हमारा जो ऐरोली मुलुंड क्रिक ब्रिज जो है वो अभी 4 लेन का, उसको 4 लेन से उठा करके 8 लेन किया जाए, ताकि वहाँ पर जो आने वाली जो दिनों में समस्या होने वाली है उसका निवारण हम लोग पहले से ही सोच लें। नए रास्ते को अगर पुराने रास्तों से जोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ट्रैफिक की समस्या सुधरेगी? मैं समझता हूँ कि अगर वो हो गया तो बहुत हद तक के बहुत सारी समस्याएं सुधर जाएंगी। हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं, हमारे जो फ्रीवेज हैं, इनके अंदर है ना, हमारा जो ट्रैफिक है वो डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होने की वजह से होगा क्या
कि किसी भी एक रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा तान नहीं बैठेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बैठेगा और दोनों जगह पर लोग आराम से आ जा सकेंगे। वक्त बचेगा, हमारी फ्यूल बचेगी, हमारी गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस का पैसा बचेगा, तो बहुत सारा गरीब लोग जनता को और फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये MMRDA इसको एग्जीक्यूट कर रही है तो इसके ऊपर कोई टोल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि टोल ना होने की वजह से गरीब जो जनता है या हमारे जो मोटरिस्ट हैं उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा भार नहीं आने वाला है। मानसून का महीना चल रहा है और ऐसे में जून महीने में कम बारिश हुई है, जिसके वजह से मुंबई में, मायानगरी मुंबई में 7 झीलों का पानी अभी तक लेवल में नहीं आया है। क्या लगता है शाही डैम का पानी को बढ़ाया जा सकता है? शाही डैम एक्चुअली 2001 में हमारी जब सरकार थी तो हमने ये डैम को थाने महानगर पालिका को दिया था, मगर कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से ये डैम आज तक के बन नहीं पाया है। पहले जब इसका प्रपोजल बनाया गया तो 300 करोड़ का था, 300 से 800 करोड़ हुआ, 1200 करोड़ हुआ, 1400 करोड़, आज 1600 1800 करोड़ का आज ये प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ हमारी जो थाने महानगर पालिका की जो जनता है उसके पास खुद का डैम नहीं है। आज आप देखेंगे कि KDMC के पास खुद का डैम है, आप NMC में चले जाए, NMC के पास खुद का डैम है, मुरबे डैम आप धर्म देखे होंगे शायद। उसी तरीके से बम्बई के पास 11 डैम्स हैं। तो हमारे थाने महानगर पालिका से डैम क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग ने ये भी प्रपोजल में बात रखेंगे हम CM साहब के पास जा करके कि CM साहब हमारा जो शाही धरण प्रकल्प है उसको फ़ौरन ऑन रोड लाएँ, मतलब ऑन प्रोजेक्ट लाएँ, जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू किया जाए ऑन अ वॉर फुटिंग। और अगर वो काम हो जाता है तो हमारे थानेकरों की जो जनता है उसका पानी का जो प्रश्न है अगले 25-30 साल के लिए मिट सकता है। इसके साथ साथ अगर जैसे ये तो अपनी जगह बात चल रही है, 20 MLT पानी जो है वो बढ़ाया जा सकता है क्या थाने से? क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? मैंने इससे पहले भी मेरे लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे को जो पानी आ रहा है वो MIDC के 12वीं डैम से आता है, जिसकी टोटल क्षमता जो है 930 MLD की है। और 930 MLD की क्षमता होने के बावजूद हमें वहाँ से 200 MLD पानी मिलता है पूरे थाने महानगर पालिका को। तो क्या 200 की जगह 220 MLD नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। अभी शायद आपने सुना होगा ये तख्ता पलट होने से पहले हमारे थानेकरों को एकनाथ जी शिंदे साहब ने 6 MLD दीवा के लिए और 10 MLD थाना के लिए बढ़वा करके लिया था, 16 MLD बढ़वा के लिया था। मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो मुमरा, कौसा, शील, कल्याण फाटा, डायघर का जो हिस्सा है, यहाँ पर नई नई टाउनशिप बन रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि पानी की कहीं ना कहीं टंचाई है, पानी की कमतरता है। उसको देखते हुए हम ये भी अपील करेंगे कि अगर हमें 20 MLD पानी बढ़ जाता है तो हमारे थाना, शील, दीवा का जो इलाका है, इस इलाके के लोगों के अंदर जो पानी का कमी है उसको पूरी की जा सकती है। अभी बकरा ईद का सीज़न चल रहा है और इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी स्लॉटर हाउस के लिए हो रही है, क्योंकि मुमरा शहर में रिजर्व प्लॉट तो काफ़ी थे, पार्किंग जोन का था और हॉकर जोन का था, वैसे स्लॉटर हाउस का भी था। तो ये सब रिजर्व प्लॉट गए कहाँ और कब मिलेगा? ऐसा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं कि बहुत सारी जगहों पर इलीगल कंसेशन हो गए हैं, इलीगल बिल्डिंगें बांध दी गई हैं रिजर्व प्लॉट के ऊपर। मैं ये अपील करूंगा लोकल जो लोग हैं उनसे कि कम से कम अपने जो रिजर्व प्लॉट है उनको देखें और उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो बचा रहेगा तभी कहीं जाके महानगर पालिका उसके ऊपर काम कर पाएगी। आपको एक बात बता दूँ कि हमारे पास स्लॉटर हाउस 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस का हमारे पास रिजर्वेशन था। हमने उसको RG के अंदर डलवा करके 37 का मॉडिफिकेशन करके महानगर पालिका में हमने भेजा था, महानगर पालिका ने उसको मंजूर कर दिया था। मगर चूंकि कुछ वजूहत की वजह से जो हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का और मित्तल वालों का, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया, हमने वहाँ पर कब्रिस्तान का काम कर दिया। कब्रिस्तान तो बन गया माशाल्लाह, अच्छा कब्रिस्तान बना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है उसको। उसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एकनाथ शिंदे साहब की ताकत को लेकर के हम एक स्लॉटर हाउस भी दे दे। स्लॉटर हाउस अगर हो जाता है तो हमारे जो मुमरा कौसा की जनता है उन्हें साल भर वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। अगर वहाँ पर आकर के बकरे, जिस तरीके से आप देनवार में देखते हैं कि हर दिन मतलब हफ्ते में 3 मंडी वहाँ लगती है और 3 मंडी के अंदर तकरीबन 1 लाख के आसपास बकरे वहाँ आकर के बिकते हैं तीनों दिनों के अंदर। तो क्या मुमरा में ऐसा नहीं हो सकता है कि मुमरा में अगर बकरे बिकेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, घास वाले हैं, पत्ते वाले हैं, एनिमल डॉक्टर्स जो होते हैं, वेटेरिनेरियन जिसे कहते हैं, इन सबको रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ में हमारे लोकल लोगों को वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, सस्ते में गोश्त मिल सकता है, उनको रोज़गार मिल सकता है। मैं समझता हूँ अगर वो स्लॉटर सही तरीके से बना दिया गया तकरीबन 5000 लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम बात करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे हमारे सारे मुमरा कौसा के नगर सेवक हों, चाहे मेरे थाना के दोस्त नगर सेवक हों, उनके साथ मिल करके हम एकनाथ जी शिंदे साहब के पास भी जाएंगे और हमारे जो लाड़के नेता हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, जो हमारे यहाँ के लोकल MLA भी हैं, मंत्री थे, अभी शायद मंत्री पद नहीं है उनके पास क्योंकि सत्ता पलट हो चुकी है, बहुत सारे हमारे मंत्री पद से बहुत सारे लोग हट चुके हैं, मगर फिर भी हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब जो हैं वो एक जुझारू नेता हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है प्रशासन के ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमारा साथ दें और इस स्लॉटर हाउस को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। टोरेंट से क्या सब्सिडी मिलेगी मुमरा वासियों को? टोरेंट का मुद्दा ऐसा है कि चूंकि हम लोग F कैटेगरी में होने की वजह से इसमें भी हमारी ही गलती है कि हम सही तरीके से बिल वगैरह नहीं भर रहे थे और
जो सरकारें हैं, सरकारों ने मुमरा कौसा की तरफ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया और इसे प्राइवेटाइज़ कर दिया। प्राइवेटाइज़ करने की वजह से टोरेंट आ गई हमारे ऊपर, और टोरेंट ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ गरीबों के ऊपर डाल दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम शेतकरियों को हम लोग सब्सिडी देते हैं, जिस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में से अलग अलग लोगों को हम सब्सिडी देते हैं, क्यों ना मुमरा कौसा की जो बीपीएल फैमिलीज़ है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज़ है, उनको सब्सिडी दिया जाए। जो गरीब जनता है बेचारी, वो कहाँ से 3,000 और 4,000 महीना बिल भर पाएगी? 10,000 महीना आदमी पगार पे काम करता है, गरीब आदमी काम करता है, वो अपनी स्कूल की फीस भरेगा अपने बच्चों की, अपने घर का राशन भरेगा, या जाकर के लाइट का बिल 4-4 हज़ार रुपये भरेगा? नहीं भर पाएगा वो। तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सब्सिडी देने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि भले ठीक है अमीरों को ना दें या श्रीमंतों को ना दें, मगर गरीबों का कुछ ख्याल किया जाए। और ये गरीबों की सरकार है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि मैं एक रिक्शा चालक था और मैं एक रिक्शा चलाने वाला आज मर्सिडीज से आगे निकल गया है, तो बहुत आसानी से हम उन्हें ये बात समझा सकते हैं कि हमारा मुमरा कौसा जो है गरीब बस्ती है, बहुत ही ज़्यादा गरीब बस्ती है। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, कोई आवक नहीं है। बेचारे बहुत सारे लोग हैं जो रिक्शा चालक भी हैं, जो बेचारे लोग हैं यहाँ पर जो डेली वेजेस की मजदूरी करते हैं, और उनके पास पैसा इतना नहीं है कि वो लाइट का बिल भर सकें। अगर हम उनको कन्विंस कर ले गए तो हो सकता है कि हमारे मुमरा कौसा की कुछ जनताओं के लिए सब्सिडीज़ आ सकती हैं। इसी के साथ में जनता की ये भी मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स को इंडिविजुअल किया जाए और जो शास्त्रीय टैक्स 3% लिया जाता है उसको भी माफ़ किया जाए। 3% नहीं 300% लिया जाता है। शास्त्रीय कर जो है उसके ऊपर हमारी सरकार ने स्टे लगाया था, मगर स्टे लगाने के बावजूद उसके ऊपर कोई फैसला अभी तक के आया नहीं है, जिसकी वजह से हुआ है कि वो पैसा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और गरीब आदमी अपना मुद्दल जो है वो पैसा तो भर ले रहा है, मगर शास्त्रीय कर ना भरने की वजह से एक बिल्डिंग और 50-50, 60-60 लाख रुपया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो बिल्डिंग जो है वो नीलाम होती है, और नीलाम होने के बाद में महानगर पालिका के ताबे चली जाती है। जब ये सारी बिल्डिंगें नीलाम होकर ताबे चली जाएगी तो उन बिल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं, उन बिल्डिंग के जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनको रीडेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। जब हमारे यहाँ पर क्लस्टर आएगा, हमारा क्लस्टर आ चुका है हमारे यहाँ पे भी, जैसे हमारे यूआरपी जो अर्बन रिन्यूएबल प्लान्स है उसके माध्यम से हमारे पास 35, 36, 37, 38 एंड 39 ऐसे 5 जोन बनाए गए हैं मुमरा कौसा के अंदर, और इस जोन के अंतर्गत हमें क्लस्टर डेवलपमेंट हमारा डिक्लेयर कर दिया गया है यूआरपी के अंदर। और मैं ये समझता हूँ बहुत जल्द यूआरपी के अंदर हमारा क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर सैंक्शन हो जाएगा और हम काम करना चालू करेंगे। उस वक्त इतनी तकलीफ आएगी हमारे आम जनता को, क्योंकि उनके पास फ्लैट है 500 स्क्वायर फीट का, 600 स्क्वायर फीट का, मगर वो आज फ्लैट जो है वो नीलाम होकर के महानगर पालिका के ताबे जा चुका है, जिसकी वजह से उन्हें पुनर्वसन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। इसके लिए मैं संज्ञान लूँगा हमारे सीएम साहब के पास, हम एक मेमोरेंडम देंगे जाकर के उनको कि साहब हमारे जो आपने एक ऐलान किया था कि 500 स्क्वायर फीट के नीचे के जितने भी फ्लैट है उनका टैक्स फ्री किया जाए, वो हो गया है और मैं समझता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और उसी के साथ में जो शास्त्रीय कर है उसको अगर माफ़ कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों के टैक्स फ्री हो जाएंगे। जो आज मुमरा कौसा में कॉमन टैक्स आता है, ये कॉमन टैक्स को रोक करके अगर हमने इंडिविजुअल टैक्स भर दिया तो जो बंदा टैक्स नहीं भरता उसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग, ना कि पूरी बिल्डिंग पर कार्रवाई करना। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि असल में ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग में 25 फ्लैट होते हैं, 20 लोग बराबर भरते हैं पैसा, मगर 5 लोग पैसा नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग की लाइट और पानी काट दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है जो उन पैसा भरने वाली जनताओं के लिए जो बराबर मौके पर अपना पैसा भर रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल टैक्सेस अगर हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी मुमरा कौसा की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी के साथ में हम कोशिश ये करेंगे कि मुमरा जैसे इस तरीके से बम्बई के अंदर रिपेयर बोर्ड है, रिपेयर फंड होता है, जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग होती है उनका गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पैसा मिलता है रिपेयर फंड, जिसके ज़रिए वो अपनी बिल्डिंगों का रिपेयर करते हैं। पूरा पैसा तो नहीं मिलता है, मगर कुछ उनका भार जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट का आता है, कुछ पैसा बिल्डिंग के लोग जमा करते हैं और बिल्डिंग रिपेयर हो जाती है, फिर वो 20-25 साल उन्हें देखना नहीं पड़ता है। मगर हमारे मुमरा कौसा में प्रॉब्लम यह है कि मुमरा कौसा में जब बिल्डिंग को रिपेयर करना होता है, जब वो C1 कैटेगरी, C2A, C2B, C3 में जब चली जाती है, तब उसके अंदर उनको नोटिस दिया जाता है। 260 से चालू होकर के 268 तक के नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद उनको इवैक्यूएट किया जाता है और वो बेघर हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अगर रिपेयर फंड मिल गया तो हमारी सारी बिल्डिंग, जितनी भी डिलैपिडेटेड कंडीशन में जो बिल्डिंग है, तकरीबन 2000 के आसपास बिल्डिंग है, इनको रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी। जैसे आपने कहा कि शेंसेन तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, एक उसमें अगर बात कर ली जाए एस्केलेटर भी है मुमरा का जो अब तक वंचित है और एस्केलेटर मिला नहीं है, जबकि बड़े बड़े मुंबई के भी स्टेशनों पर एस्केलेटर लगा हुआ है और ऐसे ग्रामीण एरिया में भी एस्केलेटर है, तो मुमरा शहर में क्यों नहीं है? मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मैंने आज से कुछ महीना 1.5 महीने पहले की बात है, रमज़ान से पहले की बात है, मैं श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में कटाई नाके के कटाई का जो ब्रिज है, ये जो कटाई एरोली लिंक रोड का, इसके साथ में उनके साथ में मैं सर्वे पर गया हुआ था। हम लोग साइट विजिट पर गए हुए थे। वहाँ पर मैंने उनसे ये सवाल कहा था, उन्होंने कहा था कि मंजूर हो चुका है और बहुत जल्दी हमारे DRM से मीटिंग होगी। जो हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर है उनसे उनकी मीटिंग हो चुकी थी, उसी रोज़ शायद मेरे ख्याल से वो जाने वाले थे वहाँ पे। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि विदिन अ मंथ और 2 हमारे यहाँ के जो एस्केलेटर्स हैं, चाहे वो मुमरा का हो चाहे वो दीवा का हो, दोनों
काम पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ में जो शील मानकुर का जो एलिवेटेड मानकुली। रोड है उसके काम में क्यों ऐसा देरी हो रही है और कब होगा वो चालू? एक्चुअली आपको एक बात बता दूं, मैं सबसे पहले MMRDA ने शील मानकुली का ही FR मंगाया था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई थी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद में उसका एक DPR किया गया था, डिटेल DPR कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट चेंज करके मोटे गांव मानकोली करके एक रास्ता का काम चालू कर दिया गया MMRDA की मदद से, जो मोटे गांव से होते हुए मानकोली को रास्ता जा रहा है। मगर चूंकि वो रास्ते का फ़ायदा जो है सिर्फ डोंबिवली और मनपाड़ा के लोगों को होने वाला है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा शील मानकोली का रोड जो बहुत दिनों से पाइपलाइन के अंदर है, प्रपोजल के अंदर है, अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो जो हमारे कल्याण फाटा से आने वाली जो जनता है, जो नया एयरपोर्ट बनने वाला उधर की जनता है, पनवेल की जनता है, तलोजा की जनता है, इन लोगों को अगर जाना होता है थाने की तरफ तो बेचारे लोगों को हमारा मुमरा का बाईपास होकर के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कल्याण फाटा से लेकर जो बाईपास का जंक्शन है वो हमेशा जाम होता है, क्योंकि बहुत सारी हैवी ट्रैफिक भी वहाँ पर होती है, साथ में लोकल ट्रैफिक भी होती है। फिर जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा बाईपास जो कि छोटा सा एक घाट है, उस घाट की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से, कभी कोई ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और झोपड़पट्टी ऊपर गिर जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर वो शील मानकोली रोड अगर बन जाता है तो एक हमारे पास एक्सेस एक और अच्छा हो जाएगा कि लोग शील से घुसेंगे और दीवा होते हुए सीधा मानकोली होते हुए सीधा वो अंजूर फाटा का जो फ्लाईओवर उसके नीचे निकल जाएंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि हमारा जो ट्रैफिक है उसको भी थोड़ा सा डिस्पर्शन मिल जाएगा, और उसी के साथ में दीवा को कोई एक्सेस नहीं है। दीवा को आज भी अगर कहीं जाना हो तो या तो उनको वहाँ से उल्टा पाल प्रीमियर कंपनी होते हुए मानपड़ा होकर के बाहर निकलना पड़ता है, या तो खरडी शील होते हुए बाहर निकल के मुमरा होकर के थाना जाना पड़ता है। पूरा उल्टा रास्ता उन्हें जाना पड़ता है। अगर वो रास्ता हो जाता है तो उन्हें वहाँ से सीधा मानकोली होते हुए, अगर अंजूर दीवा होते हुए अगर वो हमारा जो बॉम्बे आगरा रोड को कनेक्ट कर ले जाएगा तो दीवा की भी थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ेगी, दीवा की भी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी और दीवा को बहुत आसानी होगी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो हमारी उम्मीद यही है कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर भी बात करेंगे। दीवा की बात करें फैसिलिटीज़ की, तो आज भी दीवा शहर पूरा एक शहर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन नहीं है, जिसका खामियाजा मुमरा पुलिस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का भी जो है प्रेशर मुमरा पुलिस उठाती है। क्या लगता है दीवा में कोई पुलिस स्टेशन बनाना चाहिए या उसकी मांग आपने की है? जी, मैंने तो ये मेरे ख्याल से तख्ता पलट से पहले की बात है, हम लोग नंदनवन में साहब के बंगले पर बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा था कि सैंक्शनिंग हो चुकी है, क्योंकि वो हमारे जो होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख साहब, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई थी, वो अंदर थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई है इसके अंदर। मगर उसके बाद में जब दिलीप वलसे पाटिल साहब का जो फाइल भेजी गई तो उसे उन्होंने फौरन सैंक्शनिंग दे दी है। मुझे समझता हूँ कि वो आखिरी चरण के ऊपर है और बहुत जल्द उसका वर्क ऑर्डर आ जाएगा, और हमारे पास उसके लिए रिजर्वेशन भी, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पुलिस स्टेशन का रिजर्वेशन भी दीवा के लिए करके रखा हुआ है, और जगह का हस्तांतरीकरण मतलब एक्विजिशन भी हो चुका है। मैं समझता हूँ जिस दिन वो फाइल मंजूर होकर के हमारे हाथ में आती है, विद इन अ मंथ और 2 हम लोग उसका काम चालू कर देंगे और बहुत जल्द दीवा का पुलिस स्टेशन अलग और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जिसकी वजह से अभी मेरी 4-5 रोज़ पहले ही हमारे मुमरा के जो सीनियर हैं अशोक कडलक साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि सर हम आपके पास तो तकरीबन 150 के आसपास स्टाफ था, तो बोले अब 150 भी नहीं बचा, अब तो हमारा सिर्फ 120 के आसपास ही स्टाफ है, जिसमें भी जो PL के जो बंदे होते हैं, मेडिकल लीव के जो बंदे होते हैं, उसकी वजह से हमें 90-80-90 लोगों के साथ में ही मिलकर के मुमरा और दीवा जैसे बड़े शहर को संभालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर आ जाता है, बहुत बेचारे थक जाते हैं, स्ट्रेस का लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि देखो पुलिस वाले भी हमारे रक्षक है और हमारे जैसे इंसान हैं वो भी, हम ये नहीं चाहते कि उनसे गधा मजूरी कराई जाए। बेचारे बहुत तकलीफ में रह रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं बहुत पर्सनली बहुत सारे पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, उनके साथ में मेरा बैठना उठना है, कभी मैं उनसे आकर बात करता हूँ, उनके दिलों का हाल जानने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर लोग जी रहे हैं। अगर ये दीवा पुलिस स्टेशन अगर हो जाता है तो मुमरा और दीवा दोनों को बहुत रिलीफ मिलने वाली है इसकी वजह से। अभी अपने सारे मुद्दों पर बात कही है, थाने शहर के सब मुद्दे थे, और थाने शहर में अपना पड़ोसी इलाका है थाने, और अपने पड़ोसी समझ लीजिए CM भी बन चुके हैं, और जितेंद्र अवार्ड जी के उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। आप भी पर्सनली जितेंद्र अवार्ड सर को जानते हो, तो जितेंद्र अवार्ड सर के ज़रिए मुमरा शहर के मुद्दों पर किस तरीके से बातचीत होगी और क्या मुमरा शहर में सुधार होगा? मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र अवार्ड साहब जब एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे 1995 में बने थे, वो तब से मेरे उनके ताल्लुकात रहे हैं। मैं उसके बाद में जब वो MLC बने 2001 के अंदर, तब मेरे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मेरे घर के हर फंक्शन में वो आया करते, जब उनका मुमरा से कोई लेना देना भी नहीं था, मेरी हर शादी ब्याह में वो आया करते थे। उसके बाद में जब वो यहाँ के लोकल MLA बने, मैं उनके साथ में रहा, कंधे से कंधा मिला करके साथ चला। मगर कुछ वजूहत की वजह से थोड़ी सी मेरे और उनके बीच में थोड़ी सी दूरी है, मगर सिर्फ मन मुटाव है, कोई मतभेद नहीं है। और उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत झुंझारू और बहुत ताकतवर नेता है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है एक हमारे प्रशासन के ऊपर, और वो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। बस खाली उम्मीद हमारी यही है
कि वो हमारे जो मुद्दे हैं, मुमरा कौसा के मुद्दे हों, चाहे वो कलवा के मुद्दे हों, चाहे वो दीवा के मुद्दे हों, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे उनके सीएम उनके दोस्त हैं। उन्होंने खुद ये बात जब शपथ विधि हुई और शपथ विधि के बाद में जब फ्लोर टेस्ट हुआ, तो फ्लोर टेस्ट के बाद में जब अभिवादन प्रस्ताव था, उस अभिवादन प्रस्ताव में जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा कि मैं और एकनाथ शिंदे साहब कंधे से कंधा मिलाकर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 97 से काम कर रहे हैं साथ में, और हमारे दोनों के एक दूसरे के अच्छे बहुत सारे रिस्पेक्ट है। तो मैं समझता हूँ उस रिस्पेक्ट को और उस ताल्लुकात को फ़ायदा लेते हुए सीएम साहब से बहुत सारे वो काम करवा सकते हैं और वो करवाएंगे भी ज़रूर। और उसमें अंदर कहाँ भी अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है जितेंद्र आव्हाड साहब को, तो हम उनके साथ में खड़े रहकर वो काम भी कर लेंगे। अगला सवाल, मनपा इलेक्शन अभी ज़्यादा दूर नहीं, करीब है, किस तरीके से आपकी तैयारी है और क्या रहेगा ये बार मनपा चुनाव? देखो, तैयार तो हम बैठे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, हशमत चौक की जो जनता है वो हमारे साथ में हमेशा खड़ी रही है, पिछले 25 सालों से खड़ी रही है, इस बार भी हमारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि हमने कभी उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा उनके लिए हम तत्पर रहते हैं, ऑन द टोज रहते हैं। उनके किसी भी काम के अंदर जो हमसे हो सकता है वो हम काम करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं भी हो सकता उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं, भले वो ना हो तो वो उनकी नसीब, मगर हम उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना पुराना हमारा पॉलिटिकल घराना रहा है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा सब नगर सेवक रहे हैं घर के अंदर मेरे, तो हमारे जो एक इमोशनल कॉर्ड जुड़े हुए हैं हमारे रशीद कंपाउंड के लोगों के साथ में, एक क्या कहते हैं उसे, एक बॉन्डिंग है, एक अच्छी ऐसी बॉन्डिंग है हमारी उनके साथ में। जैसे कहते हैं ना फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, उसी तरीके से हमारा एक जोड़ है उन लोगों के साथ में, लोगों के जनता के साथ में, रशीद कंपाउंड की, वो इंशाल्लाह कभी किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। और इसके ऊपर हम उनसे वापस अपील करेंगे कि जिस तरीके से 25 सालों से आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, अगले 5 साल के लिए भी हमारे ऊपर भरोसा रखें। इंशाल्लाह जो अच्छे से अच्छा काम हमारे रशीद कंपाउंड के लिए, देवरीपाड़ा के लिए, हशमत चौक के लिए हो सकता है, वो हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर लोग तो काफ़ी बोलते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर आकर के अपने आप को डैशिंग बताते हैं, लेकिन जो फील्ड पर काम करता है वो अक्सर इस तरीके से तमाम मुद्दों पर अपनी नज़र बनाए रहता है, जो कि राजू अंसारी जी हमारे साथ है। इससे पहले भी उन्होंने तमाम मुमरा कौशा के जो जायज़ मुद्दे हैं उनको लेकर के आवाज़ें उठाई है। अब सीएम के ज़रिए वो विधायक जितेंद्र आव्हाड के थ्रू जा कर के तमाम ऐसे जो काम है और बेसिक सुविधाएं है वो मुमरा को दिलाएंगे, और जो भी हो सकेंगे वो मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ बनते रहेंगे। ये देखना है कि आने वाला मनपा चुनाव और किस तरीके से राजू अंसारी जी फील्ड पर दिखेंगे। और ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।